Hello guys, welcome back to my channel Learning Curve. This is Shivangi Bhadoria and today we will discuss about input buffering in compiler. So let's start. Guys, input buffering is one of the most important topic that comes under lexical analyzer. And about this lexical analyzer we have already discussed in lecture 2 of compiler design. सी गाइज लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग होती है उसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करता है एंड एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर को रीड आउट करता है। क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो रेगुलर ग्रामर का यूज़ करता है और रेगुलर ग्रामर इज़ फॉलोड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। सो इन टर्न फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली क्या करता है, उसका जो रीड राइट हेड होता है वो लेफ़्ट टू राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड आउट करता है स्ट्रिंग को, एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर को रीड करता है। So lexical analyzer scans the input string from left to right one character at a time because it works with regular grammar and regular grammar followed by finite automata, and in finite automata start head reads only one character at a time. So input buffering basically uses only two pointers कि जब हम स्कैनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें अपनी स्कैनिंग किस कैरेक्टर से स्टार्ट करनी है और किस कैरेक्टर पे स्टॉप करनी है। तो इसके लिए हम इन पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। नंबर 1 बिगिन पॉइंटर, नंबर 2 फॉरवर्ड पॉइंटर। गाइस बिगिन पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जहाँ से हम अपना रीड राइट हेड जो रहता है स्कैनिंग परफॉर्म करता है और टोकन को रीड करना स्टार्ट करता है। और फॉरवर्ड पॉइंटर इनिशियली तो बिगिन पॉइंटर के साथ ही फर्स्ट कैरेक्टर पे इनिशियलाइज किया जाता है, बट उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करता हुआ कैरेक्टर्स को रीड करता है। जैसे जैसे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है हमारी स्ट्रिंग को, वैसे वैसे वो पॉइंटर आगे की तरफ मूव करता जाता है। फिर जैसे ही उसको ब्लैंक स्पेस मिलता है तो उस ब्लैंक स्पेस के बाद जब नेक्स्ट टोकन रीड आउट होता है तो बिगिन पॉइंटर जो इनिशियली हमने डिक्लेयर किया था वो भी जंप करता है उस न्यू टोकन पे। तो इस तरीके से बिगिन पॉइंटर और फॉरवर्ड पॉइंटर स्कैनिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इनिशियली बोथ बिगिन पॉइंटर एंड फॉरवर्ड पॉइंटर आर एट सेम इनिशियल पॉइंट। जब हमारी इनपुट स्ट्रिंग स्कैन होती है तो उस टाइम पे बिगिन पॉइंटर और फॉरवर्ड पॉइंटर दोनों को ही हम इनिशियल पॉइंट पे सेम पॉइंट पे हम इनिशियलाइज़ करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है जहाँ से स्कैनिंग परफॉर्म करनी है वहीं पे दोनों पॉइंटर्स को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। फिर बिगिन पॉइंटर वहीं पे स्टिक रहता है और फॉरवर्ड पॉइंटर एक एक स्टेप आगे मूव करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इस तरीके से लेक्सिकल एनालाइजर स्कैनिंग करता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू पॉइंटर्स। So here guys, I have discussed about begin pointer and forward pointer with the help of this diagram. To keep track of the portion of the input scanned, initially both the pointer points the first character of the input string as shown below. किस तरीके से जब हमारा कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग है, दैट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस रेट स्टार 10 या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इस सेट ऑफ स्ट्रिंग को जब लेक्सिकल एनालाइजर स्कैन करेगा तो इनिशियली जो फॉरवर्ड पॉइंटर और बिगिन पॉइंटर है दोनों की दोनों सेम लोकेशन पे ही इनिशियलाइज किए जाएंगे। ये हमारा एक इनपुट बफर है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है जहाँ पे हमारे सेट ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा हुआ है। नाउ सबसे पहले फॉरवर्ड पॉइंटर यहाँ पे स्टार्टिंग में है टी पे। फिर जैसे ही हम अपना स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करेंगे और फॉरवर्ड पॉइंटर हमारा वन स्टेप बाय स्टेप और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जंप करता हुआ आगे चलेगा या फिर कैरेक्टर को रीड करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले उसने टी को रीड किया, आफ्टर दैट टी के बाद वो उसने ओ रीड किया, देन टी रीड किया, देन ए रीड किया, देन एल रीड किया। तो इस तरीके से उसने 5 कैरेक्टर्स को रीड किए। फिर उसको एक ब्लैंक स्पेस मिला, तो ये ब्लैंक स्पेस उसको ये जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पे एंड ऑफ स्ट्रिंग है या फिर ये ब्लैंक स्पेस है। तो इससे जो कंपाइलर है हमारा, जो लेक्सिकल एनालाइजर फेज़ है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पे एंड ऑफ स्ट्रिंग हो गई है, तो उसने इसको टोकन 1 के नाम से उसको डिक्लेयर किया कि ये टोकन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये ब्लैंक स्पेस आ गया तो इसका मतलब आगे जो हम रीड करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टोकन होगा। तो जो बिगिन पॉइंटर होगा वो इस जगह पे पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट टोकन के स्टार्ट में बिगिन पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा। और फॉरवर्ड पॉइंटर हमारा कहाँ आ चुका है, इक्वल्स टू पे, यानी कि टोकन नंबर 2 पे।
आफ्टर दैट इक्वल्स टू उसने रीड किया तो इक्वल्स टू यानी कि कोई असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन इट नोटिफाइज एज टोकन नंबर सेकेंड। देन अगेन ब्लैंक स्पेस एक मिला तो ब्लैंक स्पेस से उसने समझा कि एंड ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसको सिर्फ इक्वल्स टू को टोकन नंबर सेकेंड जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारा लेक्सिकल एनालाइजर सेट ऑफ स्ट्रिंग को स्कैन करता है, रीड करता है लेफ्ट टू राइट, और आइडेंटिफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ टोकन्स इस लिस्ट में प्रेजेंट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन डिटेल in my lecture numbers second of lexical analyzer. So forward pointer moves ahead to search the end of the lexeme as soon as the blank space is encountered. It indicates the end of lexeme. So we have already discussed about forward pointer in previous diagram. Forward pointer हमेशा आगे की तरफ मूव करता है जस्ट लाइक अ स्कैनर इन सर्च ऑफ एंड ऑफ लेक्सीम, क्योंकि जैसे ही उसको लेक्सीम का एंड मिलता है या कोई ब्लैंक स्पेस मिलता है तो उसको समझ आता है कि यहाँ पे लेक्सीम का एंड है, और उतने जितने उसने कैरेक्टर्स को रीड किया हुआ है उसको टोकन नंबर 1 वो डिक्लेयर कर देता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ लेक्सीम। फिर नेक्स्ट उस स्पेस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करता है, फिर वो आगे नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस तक उसको रीड करता रहता है। तो इस तरीके से फॉरवर्ड पॉइंटर हमारा वर्क करता है। नाउ द इनपुट कैरेक्टर दस रीड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, बट इस केस में क्या है, हम अपना इनपुट कैरेक्टर जो रीड करते हैं उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि कोई हार्ड डिस्क से हम डेटा को अपने फैच करते हैं। तो हार्ड डिस्क से जब डेटा को फैच करते हैं तो उसमें वो CPU यूटिलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, और टाइम भी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए बफरिंग स्कीम का हमने यूज़ किया, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज से ट्रेडिंग करना एक कॉस्टली प्रोसेस हो रही थी। तो इस तरीके से हमने एक बफरिंग स्कीम का यूज़ किया, बिकॉज बफरिंग क्या एक टेम्परेरी स्टोरेज है, वो कुछ सेकेंड्स के लिए हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है, और फिर जब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डेटा को दे देती है। So a block of data is first read into a buffer and then scanned by lexical analyzer. तो जो ब्लॉक ऑफ डेटा सबसे पहले हमारा बफर मेमोरी में जाता है, फिर उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर उसको स्कैन करता है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करने से, उस चीज़ को हमने रिमूव किया बाय बफरिंग स्कीम। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, number 1 one buffer scheme, number 2 two buffer scheme. So we will discuss about each buffer scheme in detail further. So one buffer scheme, in one buffer scheme only one buffer is used to store the input string, that is वन बफर स्कीम के अंदर सिर्फ हम एक ही टेम्परेरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, 8 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे टोटल, और इनपुट स्ट्रिंग थी हमारी इंट i, j सेमीकोलन। तो इस स्ट्रिंग को हमने इस स्टोरेज के अंदर स्टोर किया है, और फॉरवर्ड पॉइंटर और बिगिन पॉइंटर को इनिशियली हमने सेम लोकेशन पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले जो एनालाइजर स्कैन करेगा वो i रीड करेगा, देन फॉरवर्ड पॉइंटर आगे मूव होगा, n रीड होगा, देन फॉरवर्ड पॉइंटर आगे मूव होकर t को रीड करेगा। फिर जैसे ही उसको ब्लैंक स्पेस मिलेगा तो उसको वो इंट को टोकन नंबर 1 कंसिडर कर लेगा। फिर नेक्स्ट वो फॉरवर्ड पॉइंटर आगे एक स्टेप जंप करेगा, देन आई पे वो आएगा। तो फिर जब आई पे आएगा तो फिर बिगिन पॉइंटर डायरेक्ट उस फर्स्ट आई से ब्लैंक स्पेस के बाद जो आई है वहाँ पे जंप करेगा और फिर से उसको रीड करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से लेक्सिकल एनालाइजर स्कैन करता है। हम ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं लेक्सिकल एनालाइजर वाले लेक्चर में, आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 2। तो ये हमारा है सिंगल स्टोरेज है, यहाँ पे सिंगल स्टोरेज में हमने अपने स्ट्रिंग को स्टोर किया था। बट इसका एक ड्रॉबैक है, जैसे ये स्ट्रिंग तो हमारी एक शॉर्ट स्ट्रिंग थी, अब सपोज़ कोई लेक्सिम लॉन्ग है जो इतने स्टोरेज स्पेस पे नहीं आ पा रही, तो उसको हम फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट जितना पार्ट उस स्ट्रिंग का हमारे बफर में स्टोर हो जाएगा हम उसको स्कैन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी बाउंड्री को ही स्कैन करते रहेंगे जब तक। तो उसके लिए फिर जो रेस्ट पार्ट है हमें उसको फिर से रीफिल करना पड़ेगा उस स्टोरेज के अंदर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट हमने स्ट्रिंग का स्टोर किया था उसको वो ओवरराइट कर देगा। जो बफर है जब उसको हम फिर से रीफिल करेंगे अपने स्ट्रिंग के सेकेंड पार्ट से, तो उसको ओवरराइट कर देगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस है। तो ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि ये लार्ज लेक्सीम को स्टोर नहीं कर पाता वन बफर स्कीम।
क्योंकि यहाँ पे ओवर राइटिंग हो जाती है जब हम उसका बचे हुए पार्ट को उसके फिर से उसमें स्टोर करते हैं उस बफर स्टोरेज में। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए एक नई स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की, 2 बफर स्कीम। सो ड्रॉबैक है, बट द प्रॉब्लम विद दिस स्कीम इज दैट इफ लेगजीम्स आर वेरी लॉन्ग देन इट प्रोसेस द बफर boundary to scan rest of the lexims. The buffer has to be refilled, that makes overwriting the first part of lexims. तो इस तरीके से वो फर्स्ट पार्ट को ओवरराइट कर देता है जब हम उसको फिर से रिफिल करते हैं अपना स्टोरेज को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था int i, j सेमीकोलन i इक्वल्स टू i प्लस 1 j इक्वल्स टू j प्लस 1। तो ये लार्ज लेक्जीम है, ये इस 8 ब्लॉक्स के स्टोरेज में स्टोर नहीं हो सकती। यहाँ पे ओवर राइटिंग होगी अगर इसको हम 1 बफर स्कीम का यूज़ करके स्टोर करते हैं। तो इसके लिए हम 2 बफर स्कीम का यूज़ करेंगे इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए। सो 2 बफर स्कीम, इन 2 बफर स्कीम वी हैव यूज्ड 2 स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा इनपुट स्ट्रिंग का, हम उसको स्टोर करेंगे। फिर जैसे ही वो फर्स्ट बफर स्टोर हो जाता है या फिर फिल हो जाता है देन हम सेकंड बफर को फिल करेंगे। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बफर आर स्कैन ऑल्टरनेटिवली। जब हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड बफर हमारी ऑल्टरनेटिवली स्कैन होती है। तो जैसे ही फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हुआ सेकंड पार्ट हमने फिल किया, और आई मस्ट से फर्स्ट पार्ट के स्टोर होने के बाद रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है उसको हम सेकंड बफर में स्टोर करते हैं। सो 2 बफर आर यूज टू स्टोर द इनपुट स्ट्रिंग। फर्स्ट एंड सेकंड बफर आर स्कैन ऑल्टरनेटिवली। When the end of first buffer is used, then second buffer is filled. In other words, first part of the input string is stored in first buffer and the remaining part of the string is stored in second buffer. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है उसको हम फर्स्ट बफर में स्टोर करेंगे। सो int i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो इस फर्स्ट बफर में स्ट्रिंग का इतना ही पार्ट इसमें स्टोर हो पा रहा है। देन सेकंड बफर का यूज़ करेंगे तो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है सेमी कॉलन से लेके j इक्वल्स टू j प्लस 1 सेमी कॉलन, रेस्ट पार्ट को हम बफर सेकंड में स्टोर करेंगे। और जो ब्लैंक स्पेस लास्ट में वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ फाइल और एंड ऑफ लेक्जीम। गैस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो बिगिन पॉइंटर और फॉरवर्ड पॉइंटर को हम डिक्लेयर करेंगे वो हम किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। 1 बफर स्कीम में क्या होता था, जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा स्ट्रिंग का वहीं पे हम बिगिन पॉइंटर और फॉरवर्ड पॉइंटर दोनों को ही इनिशियलाइज कर देते हैं। बट 2 बफर स्कीम के अंदर जो फर्स्ट बफर का एंड ऑफ कैरेक्टर है या फिर एंड ऑफ लेक्जीम है वहाँ पे हम बिगिन पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं, और सेकंड बफर का जो फर्स्ट पॉइंटर फर्स्ट कैरेक्टर है वहाँ पे फॉरवर्ड पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो फर्स्ट बफर है तो उसके जो एंड ऑफ स्ट्रिंग जहाँ हो रही है फर्स्ट बफर की, यानी कि i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो 1 यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर है इस बफर का। तो इस जगह पे हम बिगिन पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। और सेकंड बफर की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये सेमी कॉलन, ये डेलीमीटर, तो इसको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड पॉइंटर डिक्लेयर किया है। तो इस तरीके से हम बिगिन पॉइंटर फॉरवर्ड पॉइंटर को डिक्लेयर करके अपना बफर स्टोरेज को स्कैन करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट 2 बफर स्कीम। इस 2 बफर स्कीम को यूज़ करने का रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस 2 बफर स्कीम? सी गाइज, बेसिकली सेकंड बफर इज़ यूज टू इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ बफर। क्योंकि फर्स्ट बफर में क्या हो रहा था, हम पहले फर्स्ट पार्ट को स्टोर करते थे फिर उसी के ऊपर हम सेकंड पार्ट स्टोर करते थे, तो इस तरीके से वहाँ पे ओवर राइटिंग हो रही थी हमारे डेटा की। बट सेकंड बफर का यूज़ करने से हमने क्या किया, अपने एग्जीक्यूशन स्पीड थी बफर स्टोरेज की उसको इम्प्रूव किया। सी गाइस, अगर मान लो कोई और बड़ी स्ट्रिंग आ जाए जो 2 बफर स्टोरेज के अंदर भी स्टोर नहीं हो पा रही, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, 3 बफर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बफर स्टोरेज का यूज़ करते हैं स्कैनिंग के लिए, और लेक्सिकल एनालाइजर इस इनपुट बफरिंग का यूज़ करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनपुट बफरिंग। गैस, ये क्वेश्चन जनरली हमारे एग्ज़ाम्स में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स more and more. And if you are watching my video first time, so please subscribe my channel and hit the bell icon to get all the latest notifications about my upcoming videos. See you soon guys. Stay home, stay safe. Thank you.